नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बिदासर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में बात कर रहे थे और हमने लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत के तटीय प्रदेश और हिमालय, इस प्रकार से हमने 3 भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में बात की थी। आज हम अगले भू आकृतिक प्रदेश गंगा के मैदान के बारे में या उत्तरी मैदान के बारे में बात करेंगे। तो जो उत्तरी मैदान है इसमें हम सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इन तीनों नदियों द्वारा बनाए गए मैदान को शामिल करते हैं। लेकिन सिंधु नदी का बहाव मुख्यतः पाकिस्तान से है, इसलिए हम जब भारत के भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हम सिंधु को अध्ययन ना करके हम सिर्फ ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा निर्मित जो मैदानी प्रदेश हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो उत्तरी मैदान का निर्माण गंगा व उनकी सहायक नदियों, ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। मुख्यतः जब ये नदियाँ पहाड़ों से उतरकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो अपने साथ लाई हुई गाद या जिसे हम जलोढ़ कहते हैं, उसका मैदानी भागों में ढाल की कमी के कारण निक्षेपण करने लगती है, अर्थात जमाव करने लगती है। तो पहाड़ों से नदियाँ आती हैं, अपने साथ कई प्रकार के जलोढ़ लाती हैं जो विभिन्न विभिन्न आकृतियों के होते हैं। ये जैसे ही नदियाँ पहाड़ों से मैदानों को उतरती हैं, मैदानों में अचानक जो ढाल का परिवर्तन हुआ है उस वजह से ये नदियाँ अपने साथ लाए हुए भार को या निक्षेपण को या जलोढ़ को निक्षेपित करने लगती हैं और इन जलोढ़ निक्षेपों के कारण ही इन विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। तो उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इसका कुल क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तरी भारत का मैदान पूर्व से पश्चिम में करीब 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और इसकी औसत चौड़ाई 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच में है। मुख्यतः ये एक भूसन्नति है जिसे हिमालय व प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों ने अवसादों से भर दिया है और इन अवसादों की जो गहराई है वो अलग अलग जगह अलग अलग है। और हम एक मोटे तौर पे एक रेंज निकालते हैं तो ये 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के करीब आती है। अर्थात ये जो खाई है या जिसे हम भूसन्नति कहते हैं, इस भूसन्नति में प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली नदियों और उत्तरी हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों ने अपने निक्षेपों से इसे भरा है और ये निक्षेपों की जो मोटाई है वो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की, और इसी निक्षेपों को हम, इन जमे हुए निक्षेपों को हम उत्तरी मैदान के नाम से जाने जाते हैं। उत्तरी मैदान की जब वर्गीकरण की बात है तो इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इनका भी पुनः आगे उपवर्गीकरण किया जाता है। जैसे पंजाब के मैदान को हम आपके क्षेत्र आप के रूप में 5 भागों में बांटते हैं, गंगा के मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं और ब्रह्मपुत्र मैदान एक सिंगल यूनिट है। मोटे तौर पर या हम एक सरसरी नज़र से माने तो उत्तरी भारत का मैदान एक समतल मैदान है, अर्थात इसमें कोई उच्चावच नहीं पाए जाते हैं, किसी प्रकार की भू आकृतियाँ नहीं पाई जाती हैं। लेकिन हम सूक्ष्म स्तर पर जब देखते हैं तो इसमें भी कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं और इन भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर उत्तरी मैदान को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा जा सकता है, जो है भाबर, तराई, खादर और बांगर। बात करते हैं भाबर के बारे में, तो भाबर का जो प्रदेश है वो हिमालय के सबसे दक्षिणतम जो श्रेणी है, अर्थात जो शिवालिक श्रेणी है, उसके तलहटी में पूर्व से पश्चिम के क्षेत्र में फैला हुआ है। अर्थात ये शिवालिक गिरिपद में पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ है, बिल्कुल समानांतर फैला हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है वह है 8 से 16 किलोमीटर लंबी। तो भाबर प्रदेश 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में शिवालिक के समानांतर गिरिपद में फैला हुआ है। पर्वतों से जैसे ही नदियाँ मैदानों पर उतरती हैं, मैदानों पर उतरने के कारण इनका जो ढाल है वह कम होता है। और फर्स्ट ईयर में हमने बात करा था नदी की जो परिवहन क्षमता है, अर्थात नदियाँ अपने साथ कितना गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर लेकर चल सकती हैं, यह निर्भर करता है नदी के वेग पर, और नदी का वेग निर्भर करता है उस स्थलाकृति के ढाल पर। जितना ज़्यादा ढाल होगा उतना अधिक वेग होगा और जितना ज़्यादा वेग होगा उतना ही नदी की परिवहन क्षमता अधिक होगी।
तो जैसे ही नदियाँ पहाड़ों से मैदानों पर आती हैं, इनका ढाल कम होता है। ढाल कम होने की वजह से नदियों की परिवहन क्षमता कम होती है, और परिवहन क्षमता कम होने के कारण नदियों के साथ बहाकर लाए गए निक्षेपों को ये नदियाँ अपना वजन कम करने के लिए निक्षेपित करने लगती हैं। तो इसी निक्षेपों से पहली जो हुआ करती है भाबर का निर्माण होता है। इन गिरिपथ क्षेत्रों में नदियाँ जो बड़े पदार्थ हैं, जलभार हैं, जैसे गुट्टिका हैं, गोलाश्म, इनका निक्षेपित करना शुरू कर देती हैं, जमा करना शुरू कर देती हैं। और इन पत्थरों के बीच में नदियों का जो जल है वह एक तरीके से अदृश्य हो जाता है। हालांकि जल तो बहता है, लेकिन वह सतह पर दिखता नहीं है, तो एक प्रकार से लगता है जैसे नदियाँ लुप्त हो गई हों। इसे हम कहते हैं भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र से जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ तराई क्षेत्र आता है। तराई क्षेत्र भी वैसे ही है जैसे भाबर है, यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर एक चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है, बिल्कुल भाबर के समानांतर में। लेकिन भाबर की तुलना में तराई क्षेत्र अधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर की है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं, जो भाबर क्षेत्र में पत्थरों के बीच में जो जल बहार था, वहाँ पर एक तरीके से हमें लग रही थी अदृश्य हो गई थी, यहाँ पर पुनः प्रकट होने लगती हैं। और चूंकि इन क्षेत्रों में, तराई क्षेत्र में नदियों का जो अपवाह तंत्र है प्रॉपर विकसित नहीं होता है। अपवाह तंत्र का अर्थ है कि वहाँ से नदियों का जो जल है वो निश्चित वाहिका ही नहीं है जहाँ से पानी वहाँ इन क्षेत्रों से बाहर की ओर आ पाए। और जब पूर्णतः विकसित वाहिकाएँ नहीं होती हैं तो जल जमा होने लगता है। यही वजह है कि तराई क्षेत्र में दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और इस नमी वाले दलदली क्षेत्र में कई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, और इन वनस्पति के साथ ही यह जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे कई जंगली जीव पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे गंगा के मैदान में या उत्तरी भारत के मैदान में आबादी बढ़ी, आबादी की बढ़ने की वजह से भूमि संसाधनों पर दबाव बढ़ा, और ये जो जंगल है, जो प्राकृतिक वनस्पति थी तराई क्षेत्र की, इनको साफ़ किया जाने लगा। यहाँ से वनस्पति को काटा गया, हटाया गया, और ये जो दलदली क्षेत्र है वहाँ पर कृषि की जाने लगी। इस कृषि के कारण क्या हुआ, वहाँ का जो जीव जंतु है, जो जंगली जीव जंतु है, जो जीव विविधता है, उसको भी एक प्रकार से नुकसान हुआ है। तो तराई क्षेत्र में जो जैव विविधता पाई जाती थी, वह वनस्पति हो चाहे जीव जंतु हो, वह अब पुराने समय की बात हो गई है। अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तराई क्षेत्र से हम और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो बांगर प्रदेश आता है। बांगर प्रदेश गंगा मैदान का सबसे बड़ा भाग है, अर्थात जो 4 भू आकृतियाँ हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर, इनमें सबसे बड़ी जो इकाई वह बांगर है। यह वह क्षेत्र है जो वर्तमान में जहाँ से नदी बह रही है उससे थोड़ा ऊपर है, और किसी समय नदियाँ यहाँ बहती थी। नदियों ने यहाँ पर अपना जल महीन जो गाद है वह निक्षेपित की थी। तो यह क्षेत्र वर्तमान में नदियाँ जहाँ बह रही हैं वहाँ से थोड़ा ऊपर पाया जाता है, और यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है। तराई क्षेत्र से दक्षिण की ओर बांगर पाया जाता है, खादर पाया जाता है। ये नए जलोढ़क हैं, अर्थात यहाँ पर अभी फ़िलहाल नदियों ने हर वर्ष इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष नदियाँ गाद का निक्षेपित करती है, अर्थात गाद कह सकते हैं, जो उपजाऊ मृदा है वो निक्षेपण करती है, नदियाँ अपने साथ बहाकर लाती हैं। और ये बाढ़ का मैदान है, यहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ के साथ उपजाऊ मिट्टी आती है और यहाँ जमा होती है, और उपजाऊ मृदा होने की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी कृषि के लिए दशाएँ पाई जाती हैं। तो भू आकृतियों, स्थलाकृतियों के बारे में मैंने बात करी कि उत्तरी मैदान में मुख्यतः 4 प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। इसके अलावा उत्तरी मैदान में बालूरोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। देखिए, बालूरोधिका क्या होती है? बालूरोधिका को आप मान सकते हैं कि एक प्रकार से ये नदी के बहाव क्षेत्र के दोनों ओर एक तरीके से मेड़ बनी हुई है जो नदी द्वारा निर्मित हुई है। तो नदी के दोनों किनारों पर एक बॉर्डर बनाया गया है। नदी द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई गई उसी के द्वारा अगर तटबंध बना दिया जाए तो उसे हम नदी वेदिका बालूरोधिका कहते हैं। नदी विसर्प का अर्थ ये है कि नदियाँ जब मैदानी भाग से बहती हैं तो उनका जो बहाव है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे नदियाँ इस दिशा से इस दिशा की ओर, अर्थात ये टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती हैं, सर्प की चाल के समान चलती हैं। इस स्थलाकृति को ही हम
नदी विसर्प कहते हैं। कालांतर में जब नदियाँ अपने इस मोड़ को छोड़कर यहाँ सीधे से बहने लग जाएं, तो इसका परिणाम क्या होता है, ये वाला भाग तो अलग हो गया और नदी सीधी बहने लगी। किसी समय इस क्षेत्र से नदी, इस ये जो मोड़ है यहाँ से नदी बहती थी, लेकिन वर्तमान में ये नदी सीधी बहने लगी है, क्योंकि इसने अपना इस मोड़ को तोड़ते हुए यहाँ से सीधे से बहाव शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र को, ये जो मोड़ है जहाँ किसी समय नदी बहा करती थी लेकिन वर्तमान में नहीं बहती, इसे हम कहते हैं गोखुर, क्योंकि इसकी आकृति खुर के, पशुओं के खुर के समान होती है। और इस गोखुर में अगर जल जमा हो जाता है तो इसे हम गोखुर झील कहते हैं। गुम्फित नदियों के बारे में बात करते हैं। गुम्फित नदियाँ क्या होती हैं, नदियों के मुहाने पर, जहाँ पर, मुहाने का अर्थ है कि जहाँ पर नदियाँ अपने जल को समुद्र में डालती हैं, उस मुहानों पर ढाल बहुत ही कम होता है, अत्यंत मंद होता है। तो अत्यंत मंद ढाल होने की वजह से नदियाँ अपने जो महीन अवसाद हैं, क्योंकि मोटे अवसादों को अब तक नदियाँ रास्ते में जमा कर चुकी हैं, अब जो नदी में घुली हुई अवसाद हैं, गाद है जो बहुत चिकनी मिट्टी है, बहुत पतले महीन जो अंश है जो नदी के जल में घुले हुए हैं, अब ढाल की कमी की वजह से नदियों का वेग बहुत ही कम हो जाता है और नदियाँ अपनी गाद को जमा करने लगती हैं। इस जमाव के कारण ही नदी के डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा का निर्माण होता है नदी के निक्षेपण द्वारा। ढाल मंद है, ढाल मंद होने की वजह से नदी ज़्यादा वजन उठा नहीं सकती, नदियों का जल का जो प्रवाह है वो बहुत मंद है। मंद प्रवाह होने की वजह से नदी में जो गाद घुली हुई है वो जमने लगती है और इस जमने की वजह से डेल्टा का निर्माण होता है। इस डेल्टाई क्षेत्र में मुख्य नदी कई उपभागों, विभागों और उपविभागों में विभाजित हो जाती है, अर्थात एक नदी अनेक टुकड़ों में बट जाती है। और ये जो वाहिकाएँ हैं, जो नदी अपने कई भागों में विभाजित हो गई, ये कभी मिलते हैं और कभी अलग अलग हो जाते हैं, तो एक जाल बन जाता है, छोटी छोटी नदियों का एक जाल बन जाता है। इसे हम कहते हैं गुम्फित नदी। जैसे ये एक नदी आई, यहाँ पे मुहाना है, नदी अलग अलग भागों में विभाजित हो गई, यूँ ये कभी वापस भी मिल जाती हैं या अलग हो जाती हैं, यूँ, तो नदी का एक जाल बन जाता है, इसे हम कहते हैं गुम्फित नदी। फिर ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है, वहाँ पर नदीय द्वीप पाए जाते हैं, अर्थात नदी द्वारा निर्मित द्वीप पाए जाते हैं और बालिको रोधिकाएँ पाई जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र मैदान जाना जाता है अपने नदीय द्वीपों के लिए और बालू रोधिकाओं के लिए। अब नदीय द्वीप, माजुली द्वीप है जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा। जो माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पाया जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये माजुली द्वीप है, ये असम में है, भारत के असम राज्य में है ये, और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। इस द्वीप की विशेषता ये है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और दूसरी बात ये है कि भारत का एकमात्र द्वीप है जिसे जिले का दर्जा दिया गया है। तो दो विशेषताएं हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप और दूसरा भारत का एकमात्र जिला द्वीप जिसे जिले का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों द्वारा ही अपने मुहानों पर विशाल डेल्टाओं का निर्माण किया गया है। यह सघन जनसंख्या वाले भौगोलिक प्रदेश हैं। ऐसा क्यों है, क्यों यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर मृदा उपजाऊ है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मृदा लाती हैं, उसे जमा कर देती है। दूसरा, यहाँ पर नदियों का जल संसाधन में पाए जाते हैं, तो जल की कमी नहीं है, उपजाऊ मृदा भी है। और तीसरी बात है कि यहाँ की जो जलवायु है कृषि के अनुकूल है। तो जब कृषि हो रही है, मृदा उपजाऊ और जल है, ये तीनों फैक्टर होने की वजह से यहाँ पर इस क्षेत्र ने मानव को अपने बसाव के लिए आकृष्ट किया है। और यही कारण है कि यह सघन जनसंख्या से बसाव वाला क्षेत्र है और यहाँ पर सघन कृषि की जाती है। हम उत्तरी मैदान के जो भाग हैं उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक आप शब्द आता है। आप का अर्थ ये है कि ये मानी कि दो नदियाँ बह रही हैं, इन दो नदियों का ये जो बीच का क्षेत्र है इसे हम कहते हैं आप। दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है आप। और सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, सिंधु नदी का जो पूरा उपवास क्षेत्र है, वहाँ पर 5 प्रकार के आप पाए जाते हैं। 5 आप ये हैं कि जो 5 सरिताएँ हैं, जैसे पंजाब शब्द है, तो 5 आप से निर्मित क्षेत्र, अर्थात 5 नदियाँ जहाँ बहती थी उसे पंजाब कहते हैं।
तो इन 5 नदियों का क्षेत्र, जो बीच का क्षेत्र, उसे पंजाब के नाम से जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि 1947 के बाद में भारत का विभाजन हो गया, तो कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और कुछ क्षेत्र हमारे पास रह गया। फिर भी हम इन 5 नामों को देखेंगे। जो 5 जो आब हैं, ये 5 जो आब हैं वो ऐसे हैं। सिंधु सागर का जो आब है वह है सिंधु और झेलम नदी का जो बीच का क्षेत्र है वह कहलाता है सिंधु सागर। जेच जो है वह झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र है। रेचना, चिनाब व रावी नदी के जो बीच का क्षेत्र है वह रेचना दोआब कहलाता है। बारी, रावी और ब्यास नदियों के बीच का आब वह बारी आब कहलाता है। वहीं व्यास और सतलुज नदियों के बीच का जो प्रदेश है वह बिस्त दोआब कहलाता है। इसके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब मैदान की। यहाँ पर जो पंजाब मैदान है, पंजाब मैदान के 3 भाग कर सकते हैं। पहला मालवा का मैदान, जो घग्गर और सतलुज नदियों के मध्य स्थित है। बिस्त दोआब ब्यास और सतलुज नदियों के मध्य स्थित है। और बारी दोआब रावी और ब्यास नदियों के बीच में स्थित है। तो पंजाब मैदान से हम जब पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो गंगा का मैदान है, ये पंजाब का मैदान है, ये गंगा का मैदान और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। पंजाब के मैदान को हमने 3 भागों में बांटा है, मालवा का मैदान, बिस्त दोआब और बारी दोआब। वैसे ही गंगा के मैदान को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वे हैं ऊपरी गंगा का मैदान, जो यहाँ है ऊपरी गंगा का मैदान,